हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है सैटरडे स्पेशल क्लास में। छोटा सा सेशन होगा ये 15 से 20 मिनट का, जिसमें आप मेरे साथ काम करेंगे अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे। इंग्लिश में लिखना बहुत आसान है और मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ, इंग्लिश राइटिंग कुछ और नहीं, आपकी थॉट्स को इंग्लिश में लिखने की कला है। आपके दिमाग में हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में कुछ चल रहा है, आपने पेन उठाया, पेपर उठाया और उसको लिख डाला एरर फ्री वे में, बिना किसी गलती के। दैट इज़ व्हाट वी प्रिसाइसली कॉल इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। अमर उजाला के एक आर्टिकल को हिंदी से इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे, हर वर्ड के, हर सेंटेंस के मीनिंग को बरकरार रखते हुए। आर्टिकल बेस्ड है G20 पे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर अभी से दे दो ताकि पूरे जोश से अपने सीख सकें। चलिए, आर्टिकल को हमने ले लिया है लेफ्ट साइड में, ऊपर हिंदी में है, शुद्ध हिंदी में, और नीचे मिलेगा रोमन SMS वाला हिंदी। जो बच्चे इंडिया से बाहर से हैं या हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, आप रोमन हिंदी को रिफ़र करें। सेंटेंस कुछ ऐसा है जिसको इंग्लिश में लिखना है हमें कि भारत में दुनिया में कुशल कार्यबल के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक बनने की क्षमता है। भारत में दुनिया में कुशल कार्यबल का मतलब होता है स्किल्ड वर्कफोर्स। स्किल्ड वर्कफोर्स के सबसे बड़े प्रदाताओं यानी सप्लायर्स में से एक बनने की क्षमता है। अभी आप वोकैब पे मत जाओ, वर्ड्स पे मत जाओ कि सर इसका क्या मीनिंग होगा। अभी सेंटेंस की स्ट्रक्चर को विजुलाइज करो। स्ट्रक्चर बनाना आपका काम है। वोकैब तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ ही जाती है। देखिए, स्ट्रक्चर जब भी बनानी हो तो विजुलाइज करो कि सेंटेंस में कौन सा काम हुआ है और उस काम को करने वाला या उस काम का एंड रिसीवर कौन है। करने वाला मिल गया तो आपको एक्टिव में सब्जेक्ट मिल गया, एंड रिसीवर मिल गया तो आपको पैसिव में सब्जेक्ट मिल गया। अगर इस काम को, सेंटेंस को देखें तो काम इतना ही हुआ है, भारत में क्षमता है, बस इतना ही काम हुआ है। और जब भी किसी के पास कोई चीज़ होती है तो आप यूज़ करते हैं कॉमनली हैज़ हैव का। आई हैव अ पेन, शी हैज़ अ जॉब, दे हैव अ कार। तो इंडिया हैज़ क्षमता। बस। अब क्षमता का क्या मीनिंग होता है भाई इंग्लिश में? क्षमता को क्या बोल सकते हैं? देखिए, इसके कई सारे वर्ड्स हैं अपने पास। अपने लेवल के हिसाब से कोई भी एक वर्ड आप यूज़ करें। यहाँ पे एबिलिटी भी आ सकता है, कैपेबिलिटी भी आ सकता है, और एडवांस्ड वाला पोटेंशियल भी आ सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी वोकैब मैच्योर होगी आप सही वर्ड को पकड़ना सीख जाओगे। पहले ये फर्स्ट लेवल का वर्ड है एबिलिटी, सेकंड लेवल का वर्ड है कैपेबिलिटी, थर्ड लेवल का है पोटेंशियल, है ना। चलो, अभी अपने फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कैपेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल कर लेते। अब देखो, ये क्षमता किस चीज़ की है, कैपेबिलिटी किस चीज़ की है? कैपेबिलिटी है कुछ बनने की, और क्या बनना है वो आप आगे बता देंगे। दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक सप्लायर बनना है कुशल कार्यबल का, है ना। तो एबिलिटी या कैपेबिलिटी है बनने की, और अगर किसी वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ना हो, बनने के लिए क्या लगाओगे? बिकम लगाओगे ना। बनना मतलब बिकम होना। किसी वर्ब से जब दूसरी वर्ब को जोड़ना हो तो ध्यान रखें, अगर दूसरी वर्ब का एक्शन अभी पेंडिंग है तो आप इस्तेमाल करेंगे टू इंफिनिटिव का। तो इंडिया हैज़ कैपेबिलिटी टू बिकम। ये समझ गए तो जरूर लिखना कमेंट्स में, सर समझ गए ये कॉन्सेप्ट। जब भी आपको एक वर्ब से दूसरी वर्ब को जोड़ना हो और दूसरी वाली वर्ब का अभी होना पेंडिंग हो, तो आप दूसरी वाली वर्ब को टू इन्फिनिटिव सिंपल में लिखेंगे, चाहे एक्टिव में चाहे पैसिव में। तो अभी कैपेबिलिटी है, बनेंगे तो हम बाद में। तो इंडिया हैज़ कैपेबिलिटी टू बिकम। टू बिकम, अच्छा क्या बनना है भाई? इंडिया को बनना है सप्लायर यानी कि प्रदाता। तो बिकम सप्लायर। और सप्लायर किसका? कुशल कार्यबल का। सप्लायर ऑफ कुशल कार्यबल। अंग्रेजी में कुशल को बोलते हैं स्किल्ड या एक्सपर्ट, और कार्यबल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्यबल को बोलते हैं वर्कफोर्स। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड भी है, मैन पावर। जो भी यूज़ करना चाहें, ये वर्ड्स आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, बार बार यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं ये। तो इंडिया हैज़ कैपेबिलिटी टू बिकम सप्लायर ऑफ स्किल्ड मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ वर्कफोर्स को, स्किल्ड वर्कफोर्स। अभी देखो, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। दिक्कत यह है कि स्किल्ड वर्कफोर्स का सप्लायर नहीं बनना, बड़े प्रदाताओं में से एक बनना है। तो बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। और ये कहाँ पे है लार्जेस्ट? पूरी दुनिया में है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन द पूरी दुनिया, इन द वर्ल्ड। वर्ड के आगे हमेशा द लगाएं अगर हमारी दुनिया की बात हो रही है, ह्यूमन वर्ड की बात हो रही है। ठीक है, चलो सेंटेंस आपका रेडी है।
छोटी मोटी कमियां हैं वो दूर कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मोटा मोटा सेंटेंस आपने जो है बना लिया। अब एक कमी जो है इसमें वो है पंक्चुएशन की। कमी ये कहती है कि जब भी किसी नाउन के लिए पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज हो, देखो इंडिया में क्षमता काय की है, ये सब करने की है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, मैंने जो ये सारा सारा आपको सेलेक्ट करके दिखाया है, दिस इज एन एडजेक्टिवल फ्रेज। कैपेबिलिटी नाम के नाउन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला है। और जब भी नाउन्स के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला कोई एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाए तो उस नाउन के आगे आप द का इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई और आर्टिकल नहीं लगा हुआ। मान लो ए एन लगा हुआ तो पंगे मत लो, ए एन लगा हुआ तो पंगे मत लो, नहीं लगा हुआ तो द लगाओ। तो इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड। तो ये होता है जी लिखने का तरीका इंग्लिश के अंदर, अंदाज बहुत आसान है। ये सेट ऑफ रूल्स को आपको सीखना है और फिर मज़ा आएगा आपको, आप खेलोगे इंग्लिश को लिखने के वक्त, फन जैसी एक्सरसाइज आपको लगने लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे सप्लायर्स इसलिए लिखा है क्योंकि वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ये आपने ग्रामर में सीखा होगा, तो जो बेसिक ग्रामर आप सीखते हो वही आपको राइटिंग के वक्त अप्लाई करनी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी हमें लिखना है। ये क्लासेस पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के प्रोग्राम का, और ये प्रोग्राम अवेलेबल है आपकी अपनी ऐप पे YT योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन से इसको अभी डाउनलोड करें। ऐप पे आपको राइटिंग स्किल्स का कोर्स मिलेगा, बेसिक्स टू एडवांस्ड, जहाँ पे किसी भी एग्जाम के लिए राइटिंग को बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है फॉर्मूलाज के जरिए। रटना कम से कम है और सीखना ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स में फ़ायदा आप ले सकते हैं। कुछ कूपन्स भी चल रहे हैं 15 अगस्त के मौके पे, डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स के साथ साथ ऐप पे आपको मिलेगा UPSC का हिंदी टू इंग्लिश माइग्रेशन कोर्स। भारत का अकेला ऐसा कोर्स है जिसमें UPSC और स्टेट PSC एग्जाम के बच्चों को हम किसी भी भाषा से इंग्लिश में माइग्रेट करवा देते हैं। फिर चाहे CSET हो, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, वोकैब, ग्रामर, आंसर राइटिंग, हर आस्पेक्ट इंग्लिश में इस कोर्स के अंदर कवर्ड है विद मेंटोरशिप। आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। विद मेंटोरशिप 4,500 का है, विदाउट मेंटोरशिप भी आपको 1,800 रुपये में कोर्स मिल जाएगा ड्यूरिंग द डिस्काउंट्स। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, आप इस पर कॉल करें या व्हाट्सएप करके टीम से बात करें। SSC और बैंकिंग के कॉम्बो प्रैक्टिस कोर्सेज भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा हैवी है लेकिन इसी तरीके से लिखेंगे। G20 श्रम मंत्रियों की शुक्रवार की बैठक के दौरान PM मोदी ने अपने भाषण में कहा, और क्या कहा भाई, कि यह चौथी औद्योगिक क्रांति का युग है जिसमें प्रौद्योगिकी जीविकाओं का मुख्य चालक है और रहेगी। चलो घबराना मत, इसमें काम ढूंढ लो जो सारे हुए हैं। देखो पहला काम ये हुआ है कि PM मोदी ने ऐसा कहा, ठीक है, PM मोदी ने ऐसा कहा। दूसरा काम ये है कि चौथी औद्योगिक क्रांति का युग है। और तीसरा काम ये है कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी मुख्य चालक है और मुख्य चालक रहेगी। बस इतना ही पकड़ना है, हिंदी में मोटा मोटा पकड़ लो। अब इंग्लिश में विजुलाइज करेंगे सेंटेंस को। देखो PM मोदी ने कहा, तो PM मोदी लिख देता हूँ यहाँ पे, PM मोदी ऐसे तो लिख ही लोगे आप, इसमें क्या दिक्कत है। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, PM मोदी। और कहा का मतलब है यहाँ लिखेंगे सेड, ऐसे लिखेंगे ना, कहने के लिए तो सेड ही लिखते हैं। और कहाँ कहा, अपने भाषण में कहा, तो PM मोदी सेड इन अपना भाषण या इन हिज स्पीच। अब अपने के लिए मैंने हिज क्यों लगाया, वो PM मोदी का अपना है ना भाई। PM मोदी एक मेल है, मेल का जब अपना होगा तो उसके लिए हिज लग जाएगा। तो PM मोदी सेड इन हिज स्पीच। अच्छा क्या कहा भाई, कहा ये दैट लगा के बता दो कि ये जो है ना चौथी औद्योगिक क्रांति का युग है, ये चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एरा है। औद्योगिक क्रांति को बोलते हैं अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। युग का मतलब होता है एरा, चौथी का मतलब होता है फोर्थ। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, दैट इट वॉज द एरा ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कोई भी बड़ा इवेंट हो हिस्ट्री का, उसको आपको प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करना है, इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आई मैंने बड़ा कर दिया, R बड़ा कर दिया। भाई कोई भी क्रांति हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, फ्रांसीसी क्रांति हो, रशियन रेवोल्यूशन हो, इंडियन रेवोल्यूशन हो, प्रॉपर नाउन्स हैं, प्रॉपर इवेंट्स हैं ये। तो दिस वॉज द एरा ऑफ यानी युग ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये PM मोदी ने कहा। वॉज क्यों लगाया, क्योंकि ये सारा काम पास्ट में हुआ है। मोदी साहब की जो वर्ब है मेन वर्ब पास्ट में है, इसलिए दैट के बाद वाली वर्ब को भी हम पास्ट में ही रखेंगे। अच्छा और क्या कहा, और उन्होंने ये कहा
जिसके अंदर प्रौद्योगिकी जो है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है आईटी, यहाँ लिख दूं मैं, परेशान मत होना, प्रौद्योगिकी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी बोल दो खाली, है ना। तो जिसमें जो टेक्नोलॉजी है वो जीविकाओं का, जीविका का मतलब होता है आपकी आमदन, आपका प्रोफेशन, इसके लिए वर्ड होता है लाइवलीहुड, ठीक है, या ऑक्यूपेशन। भाई जो भी आप काम करते हो ना वो आपकी जीविका है, लाइवलीहुड या ऑक्यूपेशन है। तो उन्होंने कहा जिसमें, यानी कि इन विच, अंग्रेजी के लिए जिसमें वर्ड होता है ना, हिंदी में उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन विच टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, और वो क्या है, वो मुख्य चालक है, इज द मुख्य चालक, और किसका, जीविकाओं का, ऑफ लाइवलीहुड्स, ठीक है, और ये रहेगा भी, एंड विल रिमेन। अब ये मैंने मोटा मोटा सेंटेंस बना दिया है, इसमें गलतियां दूर करेंगे, लेकिन ये आपके दिमाग में लिखने से पहले आ जाना चाहिए था कि सर सेंटेंस को मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूं। पीएम मोदी said in his speech that it was the era of the fourth industrial revolution in which technology is the मुख्य चालक of livelihoods and रहेगा मतलब will remain। चलो क्या सुधार सकते हैं इसमें, देखिए मुख्य चालक को बोलते हैं प्राइमरी या मेन, चालक का मतलब होता है ड्राइवर, ठीक है। व्यापार जो है अर्थव्यवस्था का चालक है, आपकी पढ़ाई जो है आपके करियर का चालक है, जिंदगी में मेहनत जो है वो जिंदगी का चालक है। जिस भी चीज़ पे जब दूसरी चीज़ सवार होती है तो वो उसका ड्राइवर बन के आती है। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो मेन ड्राइवर है लाइवलीहुड्स का। और ये जो विल रिमेन आप लिख रहे हैं, दोनों वर्ब्स के बाद में मेन ड्राइवर आएगा। तो ये वर्ब जो आप बाद में लिख रहे हैं ना, इसको आपको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इज एंड विल रिमेन द मेन ड्राइवर ऑफ लाइवलीहुड्स। मेन के लिए आप अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहें तो अंग्रेजी में करें प्राइमरी। आई बात समझ में। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा आपका बढ़िया बन गया। अब इसमें कमी ये है कि G20 के श्रम मंत्रियों की शुक्रवार की बैठक के दौरान ये हुआ था। तो दौराने हुआ था, तो यहां पे ड्यूरिंग से सेंटेंस को शुरू करो और लिखो, ठीक है, ड्यूरिंग शुरू में डाल दो। जहां जो काम हुआ है ना, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, जो भी है शुरू में डाल दो और कॉमा लगा दो। सबसे अच्छा काम ये कर सकते हो आप अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए। तो ड्यूरिंग यानी दौरान, ड्यूरिंग द बैठक को बोलते हैं मीटिंग, और शुक्रवार की बैठक है तो यहाँ लिख दो फ्राइडे मीटिंग। फ्राइडे का एफ बड़ा आएगा क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है। दिनों के नाम, वारों के नाम, महीनों के नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं। ड्यूरिंग फ्राइडे मीटिंग, और मीटिंग किसकी है, मीटिंग ऑफ श्रम मंत्री। श्रम मंत्री का मतलब होता है जी लेबर मिनिस्टर, तो यहाँ लिख सकते हैं लेबर मिनिस्टर। श्रम मंत्री है ना, मिनिस्टर्स। और ये श्रम मंत्री किसके हैं, G20 के। तो G20 लेबर मिनिस्टर्स, ठीक है। मीटिंग के आगे द लगा देना, द फ्राइडे मीटिंग खास मीटिंग है। ऑफ आ चुका है बाद में, तो इसलिए जब भी दो नाउन्स ऑफ से जुड़े हों तो पहले वाले नाउन के आगे आप द का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ड्यूरिंग द फ्राइडे मीटिंग ऑफ G20 लेबर मिनिस्टर्स, कॉमा, अब ये बाकी आपका सेंटेंस है। पीएम मोदी सेड इन स्पीच दैट इट वॉज द एरा ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कॉमा, विच से पहले हमेशा कॉमा आता है, हु और विच से पहले हमेशा कॉमा आता है ना। तो इन विच भी विच से ही बना है। तो इन विच या विच टेक्नोलॉजी वॉज द प्राइमरी ड्राइवर एंड विल रिमेन द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ लाइवलीहुड्स। लंबा सेंटेंस देखो कितना बड़ा, इंग्लिश में कितना छोटा सा हो गया। स्पीच के लिए एक और अच्छा वर्ड है इंग्लिश में हमारे पास, एड्रेस, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बढ़े आगे, आ जाओ थर्ड पे आ जाओ। एक सेंटेंस आपको और करवाएंगे, फिर एक सेंटेंस एज ए क्विज आपको देंगे, आप खुद लिख करके दिखाना, ठीक है। चलो थर्ड में कह रहा है जी आपसे ये, स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य के कुशल कार्यबल का मंत्र है। फिर और लगा के कह रहा है, भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए प्रत्येक देश को अपनी विशेष क्षमताओं, अवसरों और आज की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपना 8वीं के बच्चे वाला दिमाग लगाओ और मुझे बताओ सेंटेंस में काम क्या हुआ है। देखो जी, काम कुछ नहीं हुआ, काम ये हुआ है कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें जो हैं जिनको मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सभी एक मंत्र हैं। ये हुआ है काम नंबर 1, ठीक है। और दूसरा काम क्या हुआ है, प्रत्येक देश को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बस ये 2 चीज़ें विजुलाइज कर लो, बाकी सेंटेंस तो बन जाएगा अभी। देखो कैसे बनेगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा, स्किलिंग, री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग, ठीक है।
इसको थोड़ा सा अपने जूम आउट करते हैं, ठीक है, पूरा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो क्या है तीनों? किलिंग, स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। स्किलिंग का मतलब होता है किसी को सिखाना, रीस्किल मतलब उसको फिर से सिखाना, अपस्किलिंग का मतलब है उसको कुछ और एडवांस सिखाना और आगे का सिखाना। कह रहा है ये कुशल कार्यबल का मंत्र है। तो यहाँ पे लिंकी वर्ब लगाता हूँ मैं आर, क्योंकि देखो तीन चीज़ें आ चुकी है और एंड से जुड़ चुकी है कॉमा से। आर द मंत्रा ऑफ कुशल कार्यबल। अब कुशल कार्यबल आपको ऊपर सिखाया भी था, याद रखना है, नोट्स बनाओ। जो बच्चे हमारे कोर्सेज के अंदर प्रोग्राम्स में हैं, ये सारे नोट्स आपको रेडीमेड मिलते हैं, है ना। ऐसे वर्ड्स को क्या बोलना है, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलना है। तो कुशल कार्यबल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? स्किल्ड वर्कफोर्स। और ये जो मंत्रा है ना, इसके लिए कोई अंग्रेजी का वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मंत्रा अब खुद ही अंग्रेजी का वर्ड बन चुका है, ठीक है। तो स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग आर द मंत्रा ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। और ये वर्कफोर्स किसकी है? भविष्य की है। तो ऑफ द फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के आगे द लगाएं, द प्रेजेंट, द पास्ट और द फ्यूचर, तो दो मैंने लगा दिया। दूसरा काम क्या हुआ है? अब देखो एंड लगा के दूसरा काम बता रहा है। यहाँ इसने और लिखा, मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया। दूसरा काम सर जी ये हुआ है कि भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए प्रत्येक देश को ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे। तो प्रत्येक देश के लिए मैं यूज़ करूँगा ईच या एवरी कंट्री, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, तो एवरी कंट्री नीड्स, हर कंट्री को ज़रूरत है, नीड्स है ना। और किस चीज़ की? नीड्स। देखो अब दो वर्ब्स जब एक साथ जुड़ जाएं, ज़रूरत है उसके लिए आ गया नीड। दूसरा काम क्या है? ध्यान केंद्रित करना। और जब दूसरी वर्ब फ्यूचर में आए, भाई पहले तो आपको ज़रूरत होगी फिर आप ध्यान केंद्रित करोगे ना, ऐसा तो नहीं है आपको पहले ध्यान केंद्रित कर दिया फिर ज़रूरत होगी। तो नीड वाला काम तो हो चुका है, अब ज़रूरत है केंद्रित करने की। केंद्रित करने को बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर फोकस करना। तो इस वर्ब को, फ्यूचर वाली को मैं इन्फिनिटिवल फॉर्म में लिखूंगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो नीड्स टू फोकस। अच्छा फोकस किस पे करना है भाई? ऑन लगा के बताओ। फोकस के बाद हमेशा ऑन आता है। फोकस करना है इन तीनों चीज़ों पे, विशेष क्षमताओं, अवसरों और आज की चुनौतियों। तो यहां लिख सकता हूं मैं, विशेष क्षमताओं को बोलते हैं स्पेशल कैपेबिलिटीज, ठीक है। अवसरों को बोलते हैं अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटीज यानी मौके, और चुनौतियों को बोलते हैं चैलेंजेस, ठीक है। और चैलेंजेस है ऑफ द टुडे, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस बनना चाहिए। ईच कंट्री नीड्स टू फोकस ऑन स्पेशल कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ जो है टुडे। ये सभी इस कंट्री की हैं, तो अपनी यहाँ पे अपनी के लिए अपने लगाना पड़ेगा इट्स, ठीक है। और यहाँ पे ऑन भी लगा सकते हैं अपनी खुद की, इट्स लगा के छोड़ दो तो भी ठीक है, और इट्स ऑन का मतलब है इसकी खुद की। अच्छा ये काम करना क्यों है भाई? ये एंड के बाद में जो आपने बड़ी सी तामझाम लिखी है, हर कंट्री को ये करना चाहिए, ये करना क्यों है? ये इसलिए करना है सर, ये इसलिए करना है भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए। तो यहाँ पे लगा दो लास्ट में एडवर्बल फ्रेज ऑफ रीजन। रीजन बताओगे ना क्यों करना है, और उसके लिए अपने पास 3-4 वर्ड्स हैं, या तो लिख दो टू, या लिख दो इन ऑर्डर टू, या लिख दो इन अ बिड टू, या लिख सकते हो सो एज टू। ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं और सीखने से ही आएंगी। जब भी कोई काम बताना होगी कौन सा काम क्यों हो रहा है, तो इन चारों फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा भी है, वो भी लिख देता हूँ मैं, विद अ व्यू टू। तो इन पांचों में से एक फ्रेज का इस्तेमाल कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इन ऑर्डर टू का। तो ये काम करना है इन ऑर्डर टू भविष्य के लिए तैयार रहना, बिकम रेडी फॉर द फ्यूचर। बस सेंटेंस आपका रेडी। अब इस पूरे को जोड़ दो, आपने अपना सेंटेंस जो है रेडी कर दिया। चलिए मेरे ख्याल से कुछ इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, है तो बताना कमेंट्स में। स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग आर द मंत्रा ऑफ द स्किल्ड वर्कफोर्स ऑफ द फ्यूचर, एंड ईच या एवरी कंट्री नीड्स टू फोकस ऑन इट्स ऑन स्पेशल कैपेबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस लिख देना यहाँ पे, एंड चैलेंजेस ऑफ द टुडे, या टुडे बिना भी द के लिखा जा सकता है। और क्यों? इन ऑर्डर टू बिकम या इन ऑर्डर टू बी, बिकम और बी दोनों लिख सकते हैं। बिकम का मतलब है होना, बी का मतलब है रहना, है ना। तो इन ऑर्डर टू बी या बिकम रेडी फॉर द फ्यूचर। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। होपफुली ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत आसान है। लास्ट सेंटेंस आपको छोटा सा दे रहे हैं एज ए क्विज, सभी लोग इसको अटेम्प्ट करें।
कमेंट सेक्शन में आपको आंसर मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में जाके आपको चेक करना है, मेरे आंसर से अपने को मैच करना और बताना है। अब अपना पोस्ट कर लो, मैं खुद ही मैच कर लूँगा आपका कितना सही और कितना गलत है। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है ऐप को डाउनलोड करें, जाके फ़ायदा भी आप कोर्सेज का ले सकते हैं। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन साइनिंग आउट।